सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें 4 जनवरी 2022 का ये क्वेश्चन है। इसका हमने 15 क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, इस वीडियो में भी 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 30 होती है। सी डिवीजन नंबर 16 जो है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? पहला, लचीला शिक्षा शास्त्र। दूसरा, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो समावेशी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लचीला शिक्षा शास्त्र। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देना। ठीक है, तो जब बच्चों को हम एक साथ कई प्रकार के बच्चों को बैठाते हैं तो उसमें लचीलापन लाना बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? पहला है आत्मकेंद्रिता या स्वालीनता। दूसरा, पठन वैकल्प, गुणज वैकल्य और गतिमान दिव्यांगता। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी दिव्यांगता है जो सामाजिक संचार में, यानी कि लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आत्मकेंद्रिता या स्वालीनता। इसमें क्या होता है कि बच्चों को अपने समाज में एक दूसरे से बात करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, पठन वैकल्प में क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। और गुणज निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? पहला है विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र। चौथा है मानकीकृत परीक्षण। तो इसका ऑप्शन जो ए है, विविधता को महत्व, ये सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? यानी कि हम किसी सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं तो किनको सबसे ज्यादा मदद मिलेगी? ठीक है, श्रवण बाधित बच्चों जितने भी होते हैं उनको मदद मिलेगी, दृष्टिबाधित बच्चों को भी मदद मिलेगी, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले जो छात्र हैं, ठीक है, उनको अधिगम करने में दिक्कत हो रही है तो उनको हम कई तरीके से प्रस्तुत करके सिखाएं तो उनको भी मदद मिलेगी। गतिमान दिव्यांगता वाले बालक जिनके शरीर में कोई दिक्कत होती है, जोड़ों या हड्डियों में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, उनको भी मदद मिलेगी। तो इस चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है? ठीक है, यानी कि कौन सा विकार के बारे में जो दिया गया है वो सही है। गुणज वैकल्प, बच्चों को गुणज वैकल्प कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्प लंबे लिखित कार्य सौंपना, श्रवण दोष ऑडियो टेप देना, दृष्टिहीन बाधित चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। अगर दृष्टिहीन जो बच्चा है उसको हम चित्र वाली पुस्तकें देंगे तो क्या ये उसको पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, तो ये गलत है। जिसको सुनने में दिक्कत है उसको हम ऑडियो टेप दे दें तो क्या वो सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा, ये भी गलत है। पठन वैकल्प, अगर किसी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है तो लंबे उसको लिखित कार्य सौंपे, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा, ये भी गलत है। गुणज वैकल्प, जिस बच्चे को कैलकुलेट करने में दिक्कत है, ठीक, तो उसको हम अगर कैलकुलेटर देते हैं तो उस कैलकुलेटर की सामग्री से वो आसानी से कैलकुलेट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ये ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? ऑप्शन है बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद करना। ठीक है, तो प्रारंभिक कक्षाओं में अधिगम करने के लिए करके सीखना सबसे ज्यादा बेटर होता है। जब बच्चा खुद से करके सीखता है तो वो सबसे ज्यादा सीख पाता है, बच्चा उसमें एक्टिव रहता है, इन्वॉल्व रहता है तो ज्यादा सीख पाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यानी सीखने के लिए विद्यालय का जो
सामाजिक अवसर है उसमें भाग लेना अच्छा होता है। तर्क है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, सामाजिक अधिगम, हम समाज में रहते हैं तो समाज से ही सीखते हैं, तो वह एक अधिगम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश लेना चाहिए, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूल, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर हम बच्चों को हम अधिगम करा रहे हैं तो उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका जो पाठ्यक्रम है वो देते हैं, ये भी सही है। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा भी देते हैं, उनके अनुसार शिक्षा देते हैं। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार करते हैं, पाठ्यचर्या को बार बार चेंज करते रहते हैं, नवीनता लाते रहते हैं। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ, यानी कि परीक्षा केंद्रित होना चाहिए बच्चे का क्लासरूम और कठोर शिक्षण नीतियाँ होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो कौन सा योगदान नहीं देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन है, अभिकथन, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है वो विषय वस्तु छात्रों के जीवन से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। तर्क कह रहा है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब बच्चे स्कूल में पहली बार जाते हैं तो वो अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव लेकर जाते हैं, ये सही बात है। और उन बातों पे टीचर को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से उस बच्चों को हम सिखाएं। ठीक, तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट है, बच्चे में भ्रांतियां होना क्या है? तो बच्चे में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है। ठीक है, बच्चे में भ्रांतियां होना ये प्राकृतिक दशा है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस करता है उत्साह दिखाएगा। दूसरा है, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, या शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव होना। जब कोई बच्चा है वो उसको सीखने में कोई कठिनाई हो रही है, ठीक है, उसको कोई सहायता नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करेगा? जायज़ बात है कि वो शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव करने लगेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण है? ठीक है, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। रुचि जब बच्चे के खुद के अंदर से जो अभिप्रेरणा मिलती है उसको हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, और बाहर से जो प्रेरणा मिलती है उसको बाह्य प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, बाह्य प्रेरणा में नगद और इनाम देना, पुरस्कार देना और प्रशंसा करना, ये बाह्य प्रेरणा में आ जाते हैं। लेकिन रुचि जब बच्चे के अंदर से होती है तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला
निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला विद्यालय एक पर्यावरणीय कारक है, यानी कि हमारे पर्यावरण में विद्यालय रहता है और हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, यानी हम विद्यालय से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। रवैया ये तो हमारे खुद के अंदर होते हैं, प्रेरणा हमारे खुद के अंदर से मिलता है, व्यक्तित्व तो हमारे अंदर ही होता है। विद्यालय एक पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये रहा हमारा 4 जनवरी 2022 का टोटल क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।